तो आइए संविदा अधिनियम को देखा जाए भाई, आपका कांटेक्ट शुरू किया जाओ। आप पहले आज संविदा चलेगा, फिर इसके बाद टीपीए चलेगी भाई। देखिए संविदा अधिनियम में आपका जहां तक पढ़ा गया था सेक्शन 1 पूरी तरह पढ़ा दिया गया था। सेक्शन 2 में आपका केवल भूमिका बांधी गई थी। भूमिका मतलब कि पहला जो आपका समझना है कि 10 इंटरप्रिटेशन क्लाज हैं, यानी कि कुल 10 निर्वचन खंड हैं। यानी कि सामान्य बातों में कहिए कि कुल 10 परिभाषाएं हैं। तो यूपीजे में एक बार आपका क्वेश्चन ये बना है कि भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन में डिफिनीशन दी गई है, यानी कि परिभाषाएं दी गई है, तो वह सेक्शन 2 मार्कर आएंगे। यानी कि सेक्शन 2 में आपका संविदा के स्टेप क्या होते हैं, संविदा के चरण क्या होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट के आप चरण माने पढ़िए, तो तुरंत उसी के साथ जिसके भी प्रक्रम या सीढ़ी या चरण होते हैं उसको एक साथ पढ़ना रहता है। यानी कि अपराध के चरण क्या है, ऑफेंस के चरण क्या है, और संविदा के चरण क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के। तो जिस चरण से संविदा होती है वहीं डिटेल में कई क्रम से हमें पढ़ाना है। तो मैं बता चुका हूँ 2-3 दिन से कि जो पहला स्टेप होता है, पहला प्रक्रम होता है, पहली सीढ़ी होती है संविदा की, वह प्रपोजल होती है, यानी कि प्रस्थापना। तो सबसे पहले हमें प्रस्थापना पढ़नी है। फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि प्रतिग्रहण। तो दूसरी सीढ़ी क्या हो गई, प्रतिग्रहण। फिर तीसरी सीढ़ी मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रामिज में। तो तीसरा चरण क्या पढ़ना है, प्रामिज। और दोनों तरफ से प्रामिज हो जाए, वचन आ जाते हैं, तो वह एग्रीमेंट या करार बन जाता है। तो चौथा चरण क्या पढ़ना है, करार। और जब करार धारा 10 की शर्तों को फुलफिल कर देता है तो वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पांचवा आपका पढ़ना है धारा 10 की शर्तें। इसी क्रम से हम भी पढ़ाएंगे। अब अपराध के भी चरण पूछे जाते हैं कि कौन सही क्रम है। तो इसको अपराध, कोई भी ऑफेंस एकाएक नहीं हो जाता, आपका कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के मन में इंटेंशन या आशय या दुर्भावना या मन स्थिति या दुराशय पैदा होता है। दुराशय कभी भी दंडनीय नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये कहावत भी है कि विधि किसी व्यक्ति के हृदय में निवास नहीं करती। वह व्यक्ति हृदय माने विधि किसी व्यक्ति के हृदय में निवास नहीं करती, क्यों कानून ये नहीं जान सकता कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। अतः आज केवल बुरा आशय को कभी भी किसी कानून में दंडनीय नहीं बनाया गया। इसके बाद जब इंटेंशन आ जाता है तो दूसरा स्टेप अपराध का ये होता है कि व्यक्ति प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। सामान्यतः तैयारी भी पनिश नहीं है, दंडनीय नहीं है। क्यों दंडनीय नहीं है, क्योंकि अभी भी मुख मोड़ने का सिद्धांत, पैर वापस खींचने का सिद्धांत, यानी कि अपने इरादे को बदल देने का मौका रहता है। तो मौका एक दिखाया जाए। एक औरत, यही आपका बीएचयूएलएल में पूछा गया था कि एक औरत तेजी से दौड़ती है और आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूदने के लिए दौड़ती हैं, और कुएं पर पहुंचने से पहले ही लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो औरत ने कौन सा अपराध किया, तो कौन सा अपराध किया, तो क्यों नहीं किया भाई। आप आपराधिक प्रयत्न, अगर हम कहें कि आपराधिक प्रयत्न किया तो तर्कों द्वारा उत्तर देना पड़ेगा। अभी भी उस औरत के पास मौका या अवसर है
या मौका है कि वह कुएं के पास जाने से पहले, कूदने से पहले अपना विचार क्या कर सकती है, बदल सकती है। केस आता है, गलत न हो, आपका रकम्मा का केस है। कौन सा केस? कई बार रकम्मा का केस। दूसरा चरण भी सामान्यतः दंडनीय नहीं है, आपका प्रिपरेशन, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जिसकी मात्र तैयारी भी दंडनीय है, जैसे डकैती की तैयारी, सिक्कों के कूटकरण की तैयारी इत्यादि। अब इत्यादि उतना नहीं डिटेल में जाना है। तीसरा, जब तैयारी के बाद व्यक्ति अब उस कार्य को करने की दिशा में कार्यवाही करता है तो और असफल हो जाता है, तो उसे अटेम्प्ट या प्रयत्न कर कहते हैं। यानी कि इसका मतलब कि बबुआ जीतने के लिए सब कुछ किया लेकिन आपका हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयास किया लेकिन प्रयास क्या हो गया, असफल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी पर गोली चलाई और बी गोली बी के बगल से निकल गई, निशाना ए का चूक गया। यानी कि जितना बस में ए का था किया लेकिन आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, तो इसको हम कहते हैं क्रिमिनल अटेम्प्ट या आपराधिक प्रयत्न। ये हमेशा दंडनीय है आपका। और ये तीसरा स्टेप अपराध का है। और चौथा, कार्य की पूर्णता। कार्य की पूर्णता मतलब कि ए ने बी पर गोली चलाया, गोली बी को लगी और बी क्या हो गया, मर गया। तो कार्य अपूर्ण रहा कि पूर्ण हो गया, पूर्ण। तो भाई अपराध के चरण भी अच्छे से तैयार रखिएगा। कौन कौन है? पहला आशय, दूसरा कौन है, तैयारी, तीसरा क्या है, प्रयत्न, चौथा क्या है, कार्य की पूर्णता। अब इसको डिटेल में आईपीसी में पढ़ा जाता है, ये नहीं कि एक लेक्चर पूरा लग जाता है। आप पर भी उदाहरण दिया जा सकता है कि आपके मन में पहले बार विचार आया होगा कि चलो जे और एपीओ की तैयारी करेंगे, तो वह आस है। तैयारी करने के लिए यहाँ आ गए, तो वह तैयारी और प्रयत्न कब करेंगे, जब परीक्षा दे देंगे। और कार्य पूर्ण कब होगा, जब फाइनल लिस्ट क्या होगी, आ जाएगी। तो चार चरण आपके भी हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न और कार्य की पूर्णता। तो अभी आप दूसरे चरण में भाई, आप किस चरण में हैं? इंटेंशन तो अब आ ही गया है, आप किस चरण में है? दूसरे। तो आगे बढ़ा जाए। चूंकि संविदा का जो प्रथम चरण है वह प्रपोजल है। और तो प्रपोजल होता क्या है, प्रपोजल कैसे किया जाता है, और प्रपोजल के प्रकार कितने होते हैं, प्रपोजल कब तक वापस लिया जा सकता है, प्रपोजल निश्चित होना चाहिए कि अनिश्चित होना चाहिए, इत्यादि बातें हमें देखनी है। तो पहले बेयर एक्ट निकाल लिया जाए और बेयर एक्ट में सेक्शन 2 निकाल लीजिए और 2 सेक्शन पहले तोड़ा जाए और तब आपका एक एक छोटी छोटी बातें बताई जाए। आपका प्रपोजल में कम से कम भाई आपका 2 लेक्चर लगेगा, अधिक भी लग सकता है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस काफी बड़े बड़े चैप्टर है, इसमें समय लगता है। फिर एक बार देखिए बेयर एक्ट सेक्शन 2A में प्रपोजल या प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है। पहले बेयर एक्ट की भाषा देखना है और जो उसमें न समझ में आए आसान भाषा में उसी में लिख लेना है। देखिए, जबकि एक व्यक्ति, यानी कि पहला पॉइंट आया कि जबकि एक व्यक्ति, अब आपको व्यक्ति समझना है। यानी कि प्रपोजल के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो, 2। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रपोजल स्वयं से करेगा कि दूसरे से, इस बिंदु पर यह भी काफी आपका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति शब्द से इंटरव्यू में भी पूछा गया है, आपका प्री में भी पूछा गया है। अभी हम व्यक्ति शब्द को डिटेल में करेंगे। अभी पहले ये जानिए कि आपका कितने व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि प्रपोजल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है, ये पहला पॉइंट निकला। दूसरा देखिए, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने
या करने से प्रविरत रहने की। किसी बात को करने, बात शब्द को आपका समझना है। यहाँ किसी बात का मतलब हुआ एक्ट या ओमिशन, ना है तो डायरेक्ट पर लिख लेना है। आपका बात का मतलब हुआ कोई एक्ट या ओमिशन। एक्ट को हम कहते हैं कोई कार्य, और ओमिशन को कोई लोप। कार्य मतलब कुछ करना, अलोप मतलब कुछ न करना। तो भाई एक आपका यानी कि दूसरा जो शब्द हमें बताना है वह किस पर बताना है, किसी बात को। आपका तीसरा है करने या करने से क्या रहने, प्रविरत। प्रविरत माने विरत रहने। विरत रहने मतलब न करने, न आए तो लिख लेने। प्रविरत मतलब क्या हुआ, न करने। अगला शब्द देखिए, अभी हम समझाते हैं आपका। पहले बैरक तो तोड़ लिया जाए सब। प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, यानी कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या न करने की अपनी रजामंदी, अपनी रजामंदी। तो अगला शब्द आया कि अपनी रज, रजामंदी क्या करता है दूसरे को इस दृष्टि से, माने इस दृष्टि से मतलब इसके लिए। इस दृष्टि से मतलब क्या हुआ, इसके लिए संज्ञापित करता है। संज्ञापित करता है का मतलब ये हुआ बताता है, यानी कि क्या करता है, संज्ञापित करता है। संज्ञापित करना माने संसूचित करता है। संसूचित करता है का मतलब बताता है, यानी कि उसको बताता है सामान्य भाषा में कि क्यों, किस दृष्टि से बताता है, अर्थात क्या उसका इंटेंशन है, अर्थात क्या उसका इरादा है। उसका इरादा यह है कि उस कार्य को करने या उस कार्य को न करने की जो रजामंदी है, दूसरे की रजामंदी वह प्राप्त कर ले, तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया है, प्रपोजल। यानी किसका मतलब ये हुआ, एक एक शब्दों को समझिए। प्रपोजल का मतलब ये हुआ आपका सबसे पहले कि प्रपोजल सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। सब व्यक्ति शब्द पर भी आपका क्वेश्चन ज्यादा बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ जो व्यक्ति शब्द आया है इसको थोड़ा इतिहास से देखना है। जो पर्सन शब्द आया है, यानी कि प्राचीन काल में जो प्रपोजल किए जाते थे या एक्सेप्टेंस किए जाते थे, केवल व्यक्ति के माध्यम से ही नहीं होते थे, बल्कि पशु पक्षी भी प्रपोजल के माध्यम थे। यानी कि कबूतर के माध्यम से, तोता के माध्यम से। अब देखिए इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन बना है। एक व्यक्ति अपने तोता को रटवाता है कुछ शब्द, और दूसरे के पास तोता से प्रपोजल भिजवाता है। दूसरे व्यक्ति ने उस प्रपोजल को तोते से स्वीकार किया। तोता आकर पहले व्यक्ति से बताया कि दूसरे व्यक्ति ने क्या बताया, तो क्या करार हुआ कि नहीं, नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में पशु पक्षियों के माध्यम से न तो प्रपोजल किए जा सकते हैं और न ही एक्सेप्टेंस किए जा सकते हैं, न ही प्रस्थापना की जा सकती है और न ही स्वीकृति। क्योंकि वर्तमान समय में इसके लिए कौन कॉम्पिटेंट है, कौन सक्षम है, आपका कौन केवल है, व्यक्ति। जहाँ तक व्यक्ति की बात है, व्यक्ति में कौन शामिल है, तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक या नैसर्गिक, जैसे हम लोग हैं,
और एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल या बनावटी। तो प्रपोजल कौन कर सकता है? प्राकृतिक व्यक्ति कर सकता है कि विधिक व्यक्ति की दोनों? तो बताइए कौन कर सकता है? दोनों। तो बताइए आपका यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ उदाहरण एक आपका प्राकृतिक व्यक्ति हैं कि कृत्रिम व्यक्ति हैं? कृत्रिम। लेकिन फिर भी आपका सीपीसी में भी आगे पढ़ा जाएगा, संविधान में भी। संविधान में हमेशा केस पढ़ते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, फिर भी वह व्यक्ति हैं। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो प्रपोजल किया जाएगा वह प्राकृतिक व्यक्ति भी कर सकता है और कृत्रिम भी। लेकिन किसी भी हाल में आपका पशु पक्षियों द्वारा वर्तमान समय में प्रपोजल नहीं किया जा सकता। अगला आया कि प्रपोजल कौन करता है? तो एक व्यक्ति किसको करता है? दूसरे को। यानी कि प्रस्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को की जाती है। यहाँ भी कंपटीशन में आपका क्वेश्चन बना है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं से प्रपोजल क्या कोई व्यक्ति स्वयं से प्रपोजल कर सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः नहीं। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कोई व्यक्ति स्वयं से भी प्रपोजल कर सकता है यदि उसकी हैसियत या स्टेटस या परिस्थिति जिसे कहा जाता है प्रपोजल करता और एक्सेप्ट करता के रूप में भिन्न भिन्न हो। यानी किसी को समझना है कंपटीशन के लिए आपका इसको जब भी पढ़िएगा तो टीपीए की धारा 5 भी कवर करना है। कौन सी धारा? टीपीए की 5। टीपीए की धारा 5 ये बताती है कि कोई व्यक्ति स्वयं को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से स्वयं को संपत्ति का जब अंतरण करेगा तो स्वयं से संविदा करेगा तभी तो अंतरण करेगा। तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं से संविदा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो वहीं आपका कंडीशन बनानी है, लेकिन उसकी हैसियत आपका प्रपोजल करता और एक्सेप्ट करता के रूप में क्या हो? डिफरेंट। दो उदाहरण इस पर आप बनाएंगे। पहला उदाहरण मुस्लिम लॉ का वक्फ का देखा जाता है और दूसरा उदाहरण आपका न्यास का देखा जाता है। यानी कि दो उदाहरण सटीक याद रखिएगा। कोई पूछे पहला वक्फ का और दूसरा किसका? ट्रस्ट का। वक्फ में देखिए क्या हुआ। मान लीजिए ये एक मुस्लिम है, इसके पास ये जमीन है। इस जमीन को से इसने क्या बनाया? वक्फ। तो जब वक्फ बनाया तो उस समय ये उसका मालिक था और वक्फ की देख रेख करने के लिए स्वयं ही संरक्षक बन गया उस जमीन का। अब संरक्षक लीगल भाषा में न कहिएगा, उसको कहा जाता मुतवली। यानी कि वक्फ की संपत्ति को जो व्यक्ति देख रेख करता है मुस्लिम विधि में उसे मुतवल्ली कहा जाता है। यानी कि ए स्वयं ही क्या बन गया? मुतवल्ली। यानी कि ए ने अपनी ही संपत्ति अपने को ही ट्रांसफर कर ली, लेकिन प्रपोजल कर्ता के रूप में इसकी हैसियत स्वामी की है और अतरिति के रूप में प्रतिग्रहिता के रूप में इसकी हैसियत स्वामी की नहीं, किसकी है? मुतवल्ली की। तो स्वयं को अंतरित कर लिया कि नहीं? लेकिन हैसियत क्या थी? प्रपोजल करता हुआ एक्सेप्टेंस के रूप में भिन्न भिन्न। अच्छा उदाहरण आपका ट्रस्ट का भी बनता है। मान लीजिए यह मकान है, इसका स्वामी ए है। ए ने इस मकान का न्यास सृजित किया और इस मकान का ट्रस्टी या न्यासी ए स्वयं बन गया। तो ये जब प्रपोजल किया तो उसकी हैसियत स्वामी की थी और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो उसकी हैसियत स्वामी की नहीं है बल्कि किसकी है? न्यासी की, ट्रस्टी की।
यानी कि ए ने स्वयं को ही स्वयं से प्रपोजल किया और उस प्रपोजल को क्या कर लिया स्वयं। लेकिन ये सामान्य नियम नहीं है, ये आपका हैसियत पर निर्भर करता है। आगे बढ़ा जाए, जब ए प्रपोजल कर रहा है, अब आइए, तो किसी बात को, यानी कि व्यक्ति हो गया, तो किसी बात को आपका करने या करने से विरत रहने, प्रविरत रहने, अलग रहने, पृथक रहने। तो मान लीजिए ए बी से प्रपोजल करता है, तो बात शब्द भी समझना है भाई आपका। बात शब्द, बात जो ये शब्द बेयर एक्ट में आया है, इसको पहले आईपीसी से कवर करिए। ध्यान समझिएगा, आईपीसी, जब आप आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 106 तक पढ़ेंगे तो एक ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यही शब्द आएगा कि कोई बात अपराध नहीं है। भाई यही तो सब 76 आईपीसी को पढ़िए एक बार जाकर, ध्यान दीजिएगा। जब 76 से लेकर और कहाँ तक पढ़ेंगे 106, तो हमेशा डायरेक्ट में पहला शब्द यही आता है कि कोई बात अपराध नहीं है। थोड़ा गौर वहां भी करना है कि कोई बात अपराध नहीं है, तो यहाँ बात का मतलब क्या हुआ? बात का मतलब हुआ कोई एक्ट या ओमिशन, यानी कि कोई कार्य या लोप। कार्य का मतलब कुछ करना और लोप का मतलब कि कुछ न करना। फिर एक बार समझिए, कार्य का मतलब क्या हुआ? कुछ करना, और लोप का मतलब कुछ न करना। तो फिर एक बार एक उदाहरण इस पर बात पर देखा जाए। ए ने बी से प्रपोजल किया। अब पहले कार्य के लिए प्रपोजल कराइए, यानी कि कुछ करने के लिए, कोई कार्य या लोप के लिए, यानी कि किसी बात को करने, तो कोई कार्य ही करा दिया जाए। देखिए, ए ने बी से कहा कि हे बी, मैं तुम्हें 50 किलो चावल बेचना चाहता हूँ, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो इस मैंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तो आप लोग खुद बताइए, कार्य करने के लिए कि न करने के लिए? करने। दूसरा देखिए, अगर ए और बी पति पत्नी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। बी ए के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती है मेंटेनेंस का, भरण पोषण का। तो ए कहता है कि हे बी, अगर तुम हमारे खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस का मुकदमा दायर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें प्रति माह 5,000 रुपये दूंगा। तो बताइए, ए ने प्रपोजल तो किया है, तो कोई कार्य करने के लिए कि कार्य न करने के लिए? तो किसी बात को, यानी कि किसी कार्य को करने करने का उदाहरण दे ही दिया गया कि एक कहता है कि हे भी, हम 50 किलो चावल तुम्हें क्या करेंगे, बेचना चाहते हैं। और प्रवृत्त रहने, उससे पृथक रहने, पृथक मने न करने। तो न करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन मिला? पति पत्नी। कि पति पत्नी को ऑफर देता है, प्रपोजल करता है, ईजब करता है, ईजब भी कहा जाता है उर्दू में। ईजब करता है कि अगर तुम मेंटेनेंस के लिए मुकदमा दायर नहीं करोगी, मैंने ये कार्य नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया प्रति माह दूंगा। तो ए ने बी से प्रपोजल तो किया, लेकिन किसी बात को करने के लिए कि न करने, तो न करने को ही क्या कहा जाता है? प्रविरत। अब ये ना कि आगे पूछेगा कि ये प्रविरत किस चिड़िया का नाम है। प्रविरत मने अलग रहना, न करना। कि रजामंदी मने अपनी रजामंदी। अब रजामंदी पर आ जाइए भाई आपका, यानी कि ए किसी बात को करने या न करने की अपनी रजामंदी आपका किसी अन्य को, अन्य मतलब इस उदाहरण में किसको? बी को संज्ञापित करता है, सूचित करता है, बताता है। तो रजामंदी जब भी पढ़िएगा, तुरंत आपका एक केस पढ़ना है विक्स बनाम टाइवाल्ट का। अब केस भी शुरू कर देना है।
विक्स वर्सेटाइवार्ड का केस पढ़ना है। तो विक्स वर्सेटाइवार्ड के केस में पूछा भी जा चुका है आपका। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। विक्स बनाम टाइवाल्ड के केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति अपना टहल रहा था, उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी टहल रहा था। तो एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा प्रकट की, डिजायर, इच्छा प्रकट की कि जो व्यक्ति मेरी बिटिया के साथ मेरी पुत्री के साथ मैरिज करेगा उसे मैं 100 पाउंड दूंगा। दूसरा व्यक्ति इस बात को सुन रहा था, जाकर कुछ दिनों बाद उसकी बिटिया से विवाह कर लिया और कहा कि 100 पाउंड ससुर दीजिए। अब ससुर जी कह रहे थे कि मैंने कहा तुम्हें प्रपोजल किया देने का। तो कहा आपका लड़का यानी कि दामाद जी, सुने हैं ना दामाद जी, बहुत प्रेम से नाम लीजिएगा, ये दामाद जी हैं। इनकी आवा भगत क्या करनी है, ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो फिर किसी के मनावे में नहीं आएंगे। तो ये एक नंबर वाले हैं दामाद जी। तो दामाद जी कहे कि आप ही तो, जब हम लोग टहल रहे थे तो आप टहलते समय ये कहे थे कि हम 100 पाउंड देंगे जो मेरी बिटिया से क्या करेगा, विवाह। तो आप ससुर जी की कहे, मैं प्रपोजल थोड़े किया था, मैं तो अपनी इच्छा का क्या किया था, केवल इजहार। और इच्छा मात्र के इजहार से, इच्छा मात्र का इजहार प्रपोजल नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने यही कहा कि ससुर जी ने अपनी केवल इच्छा का इजहार किया था और ये प्रपोजल नहीं है। तुम स्वीकार भी कर लिए हो तो कुछ पाओगे नहीं। याद रखिए, कुछ मिला कि नहीं। तो क्या इच्छा के इजहार मात्र प्रपोजल या प्रस्थापना मानी जाएगी? नहीं। किस केस में कहा गया? केस याद रखिए, विक्स बनाम टाइवान। अगला उदाहरण आइए। अब ये आया कि भाई आपका अपनी रजामंदी यानी कि अपनी ये रजामंदी क्या करता है? संज्ञापित। संज्ञापित किसको करता है, किसको संसूचित करता है, किसको बताता है? बी को। अब यहाँ भी पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट 2-3 पॉइंट कवर करना है। पहला ये कवर करना है कि क्या जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, क्या वह व्यक्ति बिना प्रपोजल के ज्ञान के या बिना प्रपोजल के नॉलेज के क्या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? ये एक समस्या है। यानी कि बी के पास जानकारी पहुंची ही नहीं, इसे संसूचित किया ही नहीं, माने इसके पास जानकारी नहीं पहुंची। यानी कि ए ने घोषणा तो की लेकिन किसके पास जानकारी नहीं पहुंची है? बी के। और बी बिना जानकारी के ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसी दशा में आपका क्या वह वैध संविदा मानी जाएगी कि नहीं? इस पर भी दूसरा केस याद रखिए। दूसरा केस हम बता रहे हैं कि बिना प्रपोजल के नॉलेज के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस पर बिहार तमाम राज्य बने हैं क्वेश्चन। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। फिर एक बार याद रखें, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के बाद में हुआ क्या था। पर अब ये बिहार में भी इस बार क्वेश्चन आया था जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, केस नहीं पूछा लेकिन प्रपोजल का प्रकार पूछ लिया। फिर एक बार देखिए, प्रतिवादी का भतीजा खो गया था। प्रतिवादी ने इनाम की घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसे मैं 501 रुपये का इनाम दूंगा। एक व्यक्ति उसके भतीजे को खोज कर लाया, उसे ये ज्ञान नहीं था कि इनाम की घोषणा की गई है, उसी का कर्मचारी था। इनाम की घोषणा की गई, जब उसे पता लगा तो खुश हुआ कि अब हमें 501 रुपया इनाम मिलेगा। तो मालिक ने इनाम देने से इनकार कर दिया। तो चला गया नौकर कोर्ट में
कोर्ट में कह रहा है कि मैं इनका भतीजा खोजा था, ये घोषणा किए थे कि मैं इनाम दूंगा, अब ये अपने वचन से मुकर रहे हैं, अतः मुझे इनाम दिलवाया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बनर्जी ने कहा कि भाई जब तक प्रपोजल का नॉलेज न हो तब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर बिना प्रस्थापना या इजब या प्रस्ताव के ज्ञान के तुम प्रपोजल को स्वीकार करते हो तो वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी और बेचारे को एक पैसा भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यानी कि सिद्धांत ये निकला कि सबसे पहले किसका ज्ञान हो? प्रपोजल का। और तब आप क्या करिए उस प्रपोजल को एक्सेप्ट। अगला देखिए, अपनी रजामंदी, यानी कि इस उदाहरण में ए अपनी रजामंदी, अपनी सहमत कह सकते हैं, किसको संज्ञापित करता है? इस उदाहरण में बी को संज्ञापित करता है, मतलब संसूचित करता है। तो आगे बताया जाएगा। अब ये है कि जब ए, अब आगे इसी में बढ़ना, जब ए बी से प्रपोजल किया है तो दो तीन नियम और देखना है। भाई पहला नियम ये हो सकता है कि जब भी प्रस्ताव किया जाए तो अगला नियम ये है कि वह प्रपोजल सर्टेन हो, अर्थात निश्चित हो, अनिश्चित न हो। इस पर पहले गौर करिए अलग से। अगर कोई प्रपोजल किया जाता है तो यह आवश्यक है कि वह प्रपोजल सर्टेन हो, निश्चित हो। अगर प्रपोजल अनिश्चित है, दूसरे व्यक्ति ने प्रपोजल को स्वीकार भी कर लिया तो करार तो हो गया, लेकिन वह एग्रीमेंट क्या होगा? वैध होगा कि शून्य होगा? शून्य, कोई मतलब नहीं। यानी कि इस पर आपका एक घोड़े का उदाहरण देखना है, गुथिंग बनाम लिन का उदाहरण देखना है केस का, और आपका दो तीन उदाहरण और देखना है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए भाई, तीन चार क्वेश्चन यहाँ निकालना है हमें। यानी कि जो प्रपोजल होना चाहिए, हमेशा याद रखिए, वह प्रपोजल अनिश्चित न होकर निश्चित हो, सर्टेन हो। अगर प्रपोजल अनिश्चित है और उस अनिश्चित प्रपोजल को दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट भी कर लेता है, करार हो जाता है, तो ऐसे करार का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करार बातिल होगा, अर्थात वाइड होगा, अर्थात शून्य होगा। अब इसको तीन चार एंगल से पढ़ना है, इतना ही कवर नहीं। आपका ये सिद्धांत रहा, इस सिद्धांत को देखिए आप कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखिए। एक, संविदा अधिनियम की धारा 29 से कवर करेंगे। दूसरा आपका जो कवर करेंगे साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 से। और तीसरा कवर करना है घोड़े का उदाहरण, घोड़े का गुथिंग बनाम लिन, यानी कि गुथिंग वर्सेज लिन के उदाहरण से कवर करना है। और चौथा जो करना है डार्लिंपन बनाम डार्लिंपन के केस से, डार डार्लिंपन वर्सेज डार्लिंपन ही है। जज का नाम पूछा है स्टोवेल। ध्यान से देखिए भाई, आपका इस उदाहरण को देखिए। पहले आपका केस बता दिया जाए, तब आपका दो सेक्शन कवर करना है। एक आपका मन कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, और दूसरा सेक्शन कौन सा कवर करना है? आपका एविडेंस का। लेकिन पहले केस समझ लीजिए। गुथिंग बनाम लिन के बाद में एक व्यक्ति ने दूसरे को घोड़ा बेचा और कहा कि यदि घोड़ा घोड़ा भाग्यशाली निकला तो इतना पाउंड मैं अधिक दूंगा। अब घोड़ा भाग्यशाली निकलेगा कि दुलत्ती वाला निकलेगा, क्या ये निश्चित है? बताइए तो भाई। मान लीजिए कि विवाह में ही हो रहा है, देखिए ध्यान से, तमाम परिवारों में समस्या आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लड़का आपका अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, क्या किसी के चेहरे पर लिखा है? भाई चेहरे पर नहीं,
लड़की अच्छी है कि बुरी है ये भी चेहरे पर नहीं है। यानी कि केवल और केवल अनिश्चितता है कि आगे विवाह टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कि पहले ही दिन से और रात गुस्सा और क्या होने लगेगी बसबाजी, कोई भरोसा नहीं। कई जगह पहले ही दिन विवाह टूट जा रहा है, कई जगह जीवन भर भी चल रहा है, तो उसमें कोई नहीं। फिर एक बार देखिए, तो घोड़ा भाग्यशाली निकलेगा कि नहीं, कि ये निश्चित नहीं है। तो ऐसा करार क्या होगा, सुनिए पहले घोड़े वाला उदाहरण। फिर आपका डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का वाद एलएलए में भी पूछा गया है, जे में भी आ चुका है, गलत न हो। डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन के केस में कौन से जज थे, स्टोवेल। जो कोटेशन आया है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। यानी कि संविदा, इसको आगे बताया जाएगा 29 में भाई, 29 से कवर होगा ये, 29 से। संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। ये किस केस में कहा गया, तो डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन के केस में। और जज का नाम जे में पूछा गया था, किसने कहा, जस्टिस स्टोवेल। अब आइए देखा जाए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। इस बिंदु पर आपका धारा 29, धारा 93, 29 संविदा अधिनियम की धारा 93, एविडेंस एक्ट की धारा। अभी आपका बिहार में ये मेंस में भी पूछा गया था, झारखंड में पिछली बार प्री में भी आया था, कई लोग गलत करके भी आ गए। देखिए दो एंगल से भाई। धारा 29 पहले देखिए, ए बी से प्रस्ताव करता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें बेचूंगा 500 रुपये में या 1000 रुपये में। कहीं कोई निश्चित नहीं है कि कीमत 500 देनी है कि 1000 देनी है। बी इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है, तो ये करार धारा 29 के तहत अनिश्चित होने के कारण क्या होगा, शून्य। पहला नियम याद रखना, करार ही क्या होगा, क्यों शून्य होगा, अनिश्चितता के कारण। अब आइए फिर उदाहरण को इसी पर आगे बढ़ाइए, बस रकम चेंज कर देना है। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा 500 रुपये में या 1500 रुपये में मैं तुम्हें बेचूंगा। अब एविडेंस की धारा 93 से कवर करना है। जो ये दस्तावेज में गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, त्रुटि हुई है, या एम्बिगुअस है, या डिफेक्ट है। आपका पहला ये जानना है कि ये पेटेंट डिफेक्ट है कि लेटेंट, यानी कि प्रत्यक्ष त्रुटि है कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर दस्तावेज को देखेगा तो कहेगा कि घोड़ा 500 में बेचना था कि 1500 में, ये स्पष्ट रूप से नहीं है। यानी कि ये तो प्राइमा फेसाई ही लगता है कि ये दस्तावेज बेकार है। तो झारखंड में पूछा कि क्या इस त्रुटि को सुधारने के लिए कोई साक्ष्य दिया जाएगा कि नहीं, नहीं। क्योंकि पहला नियम धारा 29 के तहत यह करार क्या होगा, वार्ड। दूसरा नियम, इस गलती को सुधारने के लिए कोई भी एविडेंस अब ग्राह्य नहीं होगा। तो कई लोग मार कर आ गए, दिया जा सकता है। अरे भाई करार ही शून्य हो गया, तब क्या उसको सुधारना है, सुधारना नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये हुआ कि जब भी प्रपोजल किया जाए तो वह प्रपोजल क्या होना चाहिए, निश्चित की अनिश्चित, निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं। अब ये आया कि जब भी प्रपोजल किया जाए तो प्रपोजल का ढंग क्या होना चाहिए, अगला नियम। ढंग के बाद ये आया कि प्रपोजल का ढंग क्या होना चाहिए, और प्रपोजल संसूचित किया जाएगा कि मन में ही रखा जाएगा। यानी कि बताया जाएगा कि मन में ही रखा जाएगा। तो पहले ढंग देखिए, प्रपोजल किस मूड से,
किस मेथड से किया जाना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए, चाहे प्रपोजल का ढंग हो, चाहे एक्सेप्टेंस का ढंग हो, या रिवोकेशन का ढंग हो, यानी कि प्रस्ताव का ढंग हो, स्वीकृति का ढंग हो, और प्रस्ताव या स्वीकृति को वापस लेने का ढंग, आसान भाषा में भी इसका ढंग कहाँ बताया गया है? संविदा अधिनियम के धारा 3 में। तो प्रस्ताव किस ढंग से किया जाएगा? तो कोई कार्य करके किया जा सकता है, या क्या करके? लोग, जिससे कि प्रपोजल कर्ता का इरादा प्रस्ताव करने का था, तो प्रस्ताव का ढंग या तो कोई एक्ट करिए या क्या करिए, ओमिशन। ये याद रखिए। अब प्रस्ताव जब कर रहे हैं तो 3 लाइन और बनाना है। ए ने प्रस्ताव किया लेकिन मौन रह गया, यानी कि प्रस्ताव तो किया है, यानी कि ए मन में प्रस्ताव लेकर बैठा है कि ए ये कहना चाहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 50 किलो चावल बेचूंगा, लेकिन ये कहा नहीं, तो ये प्रस्ताव हुआ नहीं। क्योंकि प्रस्ताव के लिए केवल मन में इच्छा न रखे, उसको व्यक्त करिए। तो दूसरा, ए बी से मौखिक रूप से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 50 किलो चावल बेचना चाहता हूँ। अगर मैं मैं बेचना चाहता हूँ, अगर तुम रजामंद हो तो आपका अपनी अनुमति संज्ञापित करो, अपनी इच्छा बता दो। तो ए ने प्रपोजल किया, कैसे प्रपोजल किया? मौखिक। अगर यही लेटर लिखकर भेजो तो क्या होगा? लिखित। मान लीजिए व्हाट्सएप से भेज दिया, ईमेल से भेज दिया, फैक्स से भेज दिया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा तो लिखित ही माना जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करारों को अब मान्यता दे दी गई है। सन 2000 में आपका एविडेंस से लेकर तमाम कानूनों में संशोधन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक करार अब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ईमेल से करार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अब सब आधुनिक संसाधन, यानी कि लिखित भी हो सकता है। अब आइए अगला कंसेप्ट बनाए, भी काफी लंबा है। अगर ए बी को प्रपोजल कर रहा है, तो प्रपोजल के प्रकार अलग से हम देखेंगे, अभी आपका आज सामान्य बातें देखिए। तो ऐसी दशा में अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर ए अपने प्रपोजल में कुछ शर्तें लगाता है, कुछ ए ने कंडीशन लगाई है, तो ए को तो ऐसी दशा में ए को चाहिए कि वह प्रपोजल के साथ ही उस कंडीशन को, उस शर्त को बी को बता दे। यानी कि अगर ए प्रपोजल करता है और प्रपोजल में कोई कंडीशन या शर्त लगी रहती है, तो ए को चाहिए कि प्रपोजल करते समय ही वह बी को उस शर्त को भी बता दे। अगर ए ने बी को शर्त नहीं बताई और बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और बाद में ए अब शर्त बताता है या शर्तों में परिवर्तन करता है, तो क्या कानून ऐसा करने देगा? बताइए तो नहीं, क्योंकि तुमने शर्तों की जानकारी नहीं दी। लेकिन अब फिर एक आयोग पर उदाहरण देखिए। अगर आयोग फार्म निकाला, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण बिहार पर देख सकते हैं। बिहार आयोग ने एपीओ का फार्म निकाला, जो कंडीशन थी उस फार्म में दे दिया। जब प्री का रिजल्ट निकाला तो परसेंटेज कर दिया, और रिजल्ट में 1550 लोगों का रिजल्ट क्या निकाला? कम। यानी कि शर्तों को क्या किया? चेंज। तो एक दिमाग में बैठाए रहिए, अगर आप विज्ञापन निकाले हैं तो बाद में शर्तें परिवर्तित नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर आप शर्तें परिवर्तित करते हैं तो विद्यार्थी उनको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? कोर्ट में। और यहीं बिहार में भी हुआ, शर्त चेंज की गई तो शर्तें चेंज ही नहीं कर सकते। आप विज्ञापन में क्यों नहीं दिए? और शर्तों को क्या कर दिया न्यायालय ने? खारिज।
और कहा कि 1500 कुछ आप क्या करिए, रिजल्ट निकालिए। ये नियम है, बहुत कड़ा नियम है। लेकिन लेकिन भी लगाना है। अगर विज्ञापन में, फिर एक बार देखिए, विज्ञापन का मामला देखिए तब हम कांट, अगर विज्ञापन में शर्तें दी गई हैं और वह शर्तें हमारी मूल अधिकार का हनन करती हैं या मनमानी हैं, तो ऐसी दशा में हम उन शर्तों को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण बिहार का है, जहाँ की बिहार ने जे इसके पहले वाले जे में, इस बार नहीं, इसके पहले वाले जे में शर्त लगाई, और शर्त ये लगाई कि जनरल से जो ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ होगा वो 5% से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हुआ क्या कि जनरल के पूरे सीट निकली, उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया तो एससी एसटी का 2 रिजल्ट आया था, ओबीसी का भी कम था, और एससी एसटी की सीटें 70 और रिजल्ट 2-4 आया था, मैंने 6-7 ही आया था, याद नहीं हमें, लेकिन बहुत कम आया था। लोग गए सुप्रीम कोर्ट, कहे कि ये नियम मनमाना है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, 16 का करता है, उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई और आयोग हारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मजहर सुल्तान के केस में हमने दिया है फैसला कि जे में कितना परसेंट रिजल्ट निकालिए, आपका 10%, तो आप कम क्यों निकाले हैं? आप जिस जिस कैटेगरी का कम रिजल्ट निकाले हैं उस कैटेगरी का फिर से क्या करिए, उतना रिजल्ट निकालिए। तो फिर प्री का रिजल्ट आया, फिर मेंस का फार्म भरा गया, तब एग्जाम हुआ। उसी प्रकार आपका लिली व्हाइट बना मुनु, अब कॉन्ट्रैक्ट में बैक होइए, लिली व्हाइट बनाम मुनु स्वामी का केस है। लिली व्हाइट वर्सेज मुनु स्वामी का केस है। इस केस में आपका ये बताया गया कि अगर प्रपोजल में कंडीशन लगी है और वह कंडीशन पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, लोक नीति के विरुद्ध है, या इमोरल या अनैतिक है, तो न्यायालय उस शर्त को रद्द कर देगा, उसको मान्यता नहीं देगा। देखिए हुआ क्या था, ये एक व्यक्ति था, अपना कोट धुलने के लिए दिया, तो जो लॉन्ड्री वाला था एक रसीद दिया, और रसीद पर ये लिखा था कि अगर आपका कोट भूल जाएगा तो कोट का मैं कितना परसेंट केवल कीमत आपको वापस करूंगा, 50%। कोट भूल गया, जो जिसका कोट था करा था पूरा पैसा दो, और लॉन्ड्री वाला कह रहा था कि मैंने तो कंडीशन लगाई थी, देखिए मेरी पर्ची है, इस पर तो कितना लिखा है। तो न्यायालय ने कहा कि यह शर्त मनमानी है, लोक नीति के विरुद्ध है, अनैतिक है, इस शर्त को हम क्या करते हैं, रद्द, और पूरा क्या करो, कोर्ट का पैसा दो। भाई थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका टीपीए चलेगी आधा घंटा। थोड़ा धैर्य रख के भाई पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आ जाएगा। तो भाई आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका आधा घंटा टीपीए भी चला जाए, ताकि पट्टा का कुछ प्रावधान निपटे। भाई जल्दी हम भी चाह रहे हैं टीपीए निपट जाए, तो अथवा लेट तक पढ़िए, लेट से शुरू हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा और पढ़िए भाई टीपीए। अभी 10 मिनट